लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन को ये लीजिए इलेक्ट्रॉन को रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसका वेट, इसका कुछ मास है, उससे अगर mg फोर्स से ये नीचे जा रहा है, तो इसमें सवाल में ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई जाए कि ये नीचे नहीं गिरे, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। जैसे कि आप एक पेन का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे आपके पास में mg था, इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। मान लीजिए मेरे पास में मार्कर है, ये मार्कर जो है ये अगर मैं हाथ जो हटाऊंगा तो नीचे जाएगा, ये इसके मैं अगेंस्ट में एक फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, mg के अगेंस्ट में, जब ये रुका हुआ है तो ऊपर की तरफ फोर्स कितनी होगी हमें ये लगानी है। तो दो फोर्सेस को आप इक्वेट कर दीजिए, ये पहले भी हम बहुत अच्छी तरह से देख सके। ये नीचे जो लग रही है, नीचे लगती है ऑलवेज mg, ऊपर कितनी लगेगी वो उसके हिसाब से हमें इसको इक्वेट कर देना है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि mg को दूसरी फोर्स के बराबर रखना है, तो ये नहीं जाएगा। और वो दूसरी फोर्स कितनी होती है, चार्ज पर फोर्स अभी बताई थी, QE होती है, E होती है, तो QE फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखेंगे, E लिख देंगे। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो mg = E लगाएंगे तो ये रुका रहेगा। अब इसमें वैल्यू पूछी है हमारी E की, तो लीजिए E की वैल्यू निकाल देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रखना है 9.1 × 10⁻31 kg में रखना है, इसको 10 रख लीजिए। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको रख लेते हैं 1.6 × 10⁻19, ये आ गई आपकी E। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे लगभग 5.5 के पास आपके पास में आंसर आने वाला है। 5.5 × 10⁻11 आंसर आपके पास आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जरूर यूनिट को ध्यान रखना है, न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है F। अगर दो चार्जेस बनाते हैं, इनके बीच में फोर्स F है वैक्यूम में, एयर में, लेकिन अगर अब की बार एयर हटा के इनके बीच में ब्रास डाल दी जाए तो इनके बीच में फोर्स कितनी होगी। तो आप क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है हमें। हम जैसे ही किसी मीडियम को डालते हैं ना, तो F जो मीडियम में होती है वो F इन वैक्यूम की εr अमाउंट से कम करना। εr क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो सवाल में दिया होता है या दिया नहीं होता है, तो हमें εr की वैल्यू कुछ की याद रखनी है। तो ब्रास क्या होता है जी, ब्रास एक मेटल है कि नहीं है, मेटल है यानी कंडक्टर है। जितने भी सवाल में आपको मिले, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, स्टील, जो भी मेटल मिले, तो मेटल के लिए हमें आंख बंद करके याद रखना। और नहीं याद है तो आपको प्लीज डू वॉच द वीडियो जो मैंने बनाई है इसके ऊपर। इसमें मेटलों के लिए εr की वैल्यू हमेशा याद रखनी है इंफिनिटी। तो इसमें हम इंफिनिटी याद कर देते हैं। पुट Fm = F, फोर्स जो है शुरुआती F थी, वो वैक्यूम में F दी हुई है, इंफिनिटी से εr का मतलब इंफिनिटी से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप इंफिनिटी से इसको डिवाइड करते हैं तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में बोल रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड में पूछा भी गया था कि कौन से एक्सपेरिमेंट से क्वांटम नेचर के बारे में पता चला। क्वांटम समझ गए ना, क्वांटम मतलब क्वांटम दोबारा बैक करके देखिए वीडियो को। क्वांटम, क्वांटाइजेशन बहुत परेशान करते हैं टर्म्स, ध्यान रखिए, बैक करिए वीडियो को। तो इसमें पूछा किस नेचर से क्वांटम नेचर का पता चला, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वेरी सिंपल, आप इस डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। इसमें डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्वेश्चन में अगर आपके में मिसप्रिंट है तो उसको आप जरूर करेक्ट करिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन पूछी है, तो एनी चार्ज मल्टीपल आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दीजिए। और डाइपोल से जो P होता है, क्या होता है, किसी भी चार्ज को मल्टीप्लाई करा देते हैं इनके बीच की दूरी से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि राइट द कंडीशन ऑफ आइडियल डाइपोल। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। आइडियल डाइपोल क्या होता है ये पूछा है इसमें उठा के। तो आइडियल डाइपोल के लिए आपको क्या करना है, नियर ऑल आपको पढ़ाते समय आपको याद हो तो मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था कि डाइपोल में जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो किए हैं उन सब में क्या किया है,
हमने जो आर होती थी ना, ये आर दूरी निकालते थे, इसको इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा मान लेते थे। इसका क्या मतलब है कि आइडियल डायपोल, ध्यान रखना कि इनके बीच में दूरी बहुत कम होती है। पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि आइडियल डायपोल के एग्जांपल भी तो मैंने आपको दिए थे, HCl एक्सेट्रा। तो H को आप एक कोने पे ले जाओ और यहां ले जाओ, ये कौन सी बात हुई? मतलब H तो आप रख लो, Cl अपने फ्रेंड को दे दो, डायपोल का काम करेगा क्या? नहीं करेगा, पास पास में होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये बहुत कम होना चाहिए, इसको बहुत कम करना है। तो डिस्टेंस टेंड्स टू 0 कर सकते हैं आप इसको, टेंड्स टू 0 का मतलब ये बहुत कम है। तो अगर ये बहुत कम है, फिर भी आपको अब बताइए P इज इक्वल्स टू, हमने अभी अभी क्या लिखा, Q इंटू डी या L। अगर आपने ये L को या D को कम कर दिया तो P तो बहुत कम हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट खत्म। तो इसका मतलब ये हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको घटा रहे हो तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखना आप, इन्फिनिटी। ये दो कंडीशन हो गई आइडियल डाइपोल की, कभी नहीं भूलोगे, इस तरीके से पढ़ोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एग्जांपल बताइए उस पार्टिकल का जिसका अनचार्ज और रेस्ट मास 0। रेस्ट मास समझ में आ गया आपको, रुका हुआ मास, तो वो है उसका एग्जांपल है फोटोन। याद रखना अच्छी तरह से, आपको रेस्ट मास 0 होता है और ये अनचार्ज होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखना है। पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। दूसरी पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहे हैं तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, जो k इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं ना, f इज इक्वल्स टू k q1 q2 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसमें जो पूछ रहे हैं जो k की जो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो k की वैल्यू तो आपको याद होगा अच्छी तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था, जो आपने एयर में रखा था। अगर मीडियम में रख दूंगा तो ये k की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होनी है। दूसरी, इसकी वैल्यू हमने कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं, SI सिस्टम में। ये SI सिस्टम मतलब फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं, चार्जेस को कूलम में लिखते हैं, तब जाके ये k को लिखते हैं। तो k की वैल्यू चेंज कब होगी, जब मीडियम चेंज कर दो, या फिर आप सिस्टम को, यूनिट्स को ही चेंज कर दो। लीजिए 16 क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, 14 नाइट्रोजन 7, इस तरह से लिखा हुआ है। इसके ऊपर हमें निकालना है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। आप मुझे बताइए, ये नाइट्रोजन क्या ये एक न्यूट्रल है? डेफिनेटली इट इज न्यूट्रल। नाइट्रोजन इट इज न्यूट्रल, एक एटम है, तो उसके ऊपर चार्ज कहां से आ गया? सवाल आपको ही परेशान कर सकता है, इसके ऊपर चार्ज कैसे आ गया? 400 आयन बनेगा जब ही आएगा क्या? नहीं, याद रखना है, इसमें अंदर भी चार्ज है प्लस का, बाहर भी चार्ज है, वो बात अलग है, दोनों सेम है। तो इसमें कहीं का आप निकाल के दे दो, अंदर का दे दो और या फिर बाहर का दे दो, उतना चार्ज है इसके पास में। अब वो चार्ज कौन सा होता है, ऊपर तो होता है इसमें मास, नीचे जो लिख रहे हैं ना ये है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नीचे जो लिखे रहते हैं, ध्यान रखना, नीचे जो लिखा हुआ है वो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक के ऊपर कितना है, एक के ऊपर हम इसमें टोटल चार्ज पूछा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आपको बता रखा था, ये याद रखना, Q इज इक्वल्स टू N ही फॉर्मूला। तो n कितने, इसमें 7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वुड बी अवर आंसर। इतने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इसमें हमारे पास में, यानी कि 11.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन खाली इतना ही नहीं है, इतना अगर आपने पॉजिटिव इसका निकाला है तो इलेक्ट्रॉन का निकाला तो नेगेटिव, और इतना ही हमारे पास में पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कुल क्या है, दिस इज न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एबोनाइट रॉड लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाती है जब आप इसको फर से रगड़ते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया कि एबोनाइट रॉड को इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि आप जब इसको फर से रगड़ते हैं, कैट्स फर से, कि इसमें कैट की फर से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हुए होंगे। तो लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैट्स फर टू एबोनाइट रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि राइट द CI SI यूनिट ऑफ चार्ज, और CGS में बता दीजिए। तो ये याद है आपको, SI में आपको कूलम करनी है, और CGS और जो इसकी CGS यूनिट है आप उसमें स्टेट कूलम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको स्टेट कूलम लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कूलम किस में हो जाएगी, SI में, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं,
ये CGS में हो जाएगी। और 2 पद्धतियां चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, और इंग्लिश की बुक से पढ़ने वालों प्लीज इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए। इसमें लिख रहा है, अगर आपकी बुक में मिसप्रिंट है तो ध्यान रखिए, टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करिए, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दीजिए। ये लीजिए, हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आप तो ये बता दीजिए कि इसमें स्टेबल कंडीशन कब होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज डू वॉच माय वीडियो इसके ऊपर, और उसमें बहुत अच्छी तरीके से सारी कंडीशंस को हमने एनिमेशन से समझाया है। तो अब इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला होता है, अच्छी तरह से ध्यान रखिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब ये टॉर्क क्या होती है, PE क्या होती है, इसको अभी यहां पर हम नहीं बता सकते। आप आपके लिए जो लोग अनजान इन टर्म्स से, देख लीजिए उस वीडियो को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जरा देखिए हमारी जो कंडीशन थी, स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कब होता है, जब ये डायपोल ऐसे रखा होता है, -Q और Q इस तरीके से। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको एक बार और हम ले लेंगे रिवीजन में, पर अभी फिलहाल आपको ये क्वेश्चन को करना है। मैं तो बता दीजिए एंगल कब, ये P होता है, P एक डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने दे रखी है। तो लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल यहां पर कितना हो गया, P इधर, E इधर, और 2 एरो जब भी एक दिशा में आए तो एंगल को लिखना 0। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब टॉर्क इसके ऊपर 0 लगेगी, या फिर एंगल जो है थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप डायपोल को डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए। ये लीजिए, इस क्वेश्चन में हम रख देते हैं डायपोल को अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये दोबारा क्वेश्चन डायपोल का आया है, और इस बार बोर्ड में आपकी डायपोल के क्वेश्चन की आने की संभावना भी है। अब आए चाहे नहीं आए, हमें तो ये क्वेश्चन करने हैं अच्छी तरह से। ये लीजिए, डायपोल बनाया -Q। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है हमें। ध्यान रखना, इसमें टॉर्क नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, फोर्स, और फोर्स के भी आगे लग रहा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब नेट फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स नेट, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स नेट का मतलब किधर जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि E जो होती है उसके संग में फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है E अगर लगानी है तो फोर्स, अगर चार्ज दे रखे हैं तो F इज इक्वल्स टू QE लगानी है। इसके ऊपर QE लगा दो, ये लगा दो, इसके ऊपर भी QE लगा दो, ये लगा दो। लेकिन क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर की इधर लगा दीजिए, बहुत सिंपल सी हो गया। E की दिशा में प्लस पर E की दिशा में लगाना है, माइनस पर E के अपोजिट लगाना है, ये लगा दिया। अब ये माइनस में इधर गया, ये इधर गया। अब सवाल में क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। ये तो वो बात हो गई कि कोई रस्सी से आप किसी चीज को अगर आप हिलाने की कोशिश करें, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएं, तो वो किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि QE से इधर जा रहा है, QE से इधर जा रहा है, तो कहीं नहीं जाएगा। तो कहीं नहीं जाएगा मतलब ये सिर्फ घूमेगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए। थैंक यू।